यूक्रेन बॉर्डर इलाके में एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस क्रैश में कम से कम 74 लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने मिसाइल हमला करके उसके विमान को मार गिराया है। साल 2024 में रूस पर पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है और अब मॉस्को से खबरें आ रही हैं कि जल्द ही पुतिन इस हमले का बदला ले सकते हैं। ज़ेलेंस्की की मिसाइलों ने पुतिन की सेना का प्लेन मार गिराया। आसमान में उड़ रहा रशिया का विमान अचानक जमीन की तरफ गिरने लगा। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर आग और धुएं की लपट आसमान को छूने लगी। यह हादसा रशिया के पश्चिमी बेलगोरोड इलाके में हुआ है। रूसी समय के मुताबिक करीब सुबह 11 बजे विमान दुर्घटना का शिकार बना। इस विमान में यूक्रेन के 65 कैदी और 6 चालक दल सदस्य सहित 74 लोग मौजूद थे। दावा किया गया है कि इस प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल 11 महीने बीत चुके हैं, पर यह हमला पिछले कुछ महीनों में हुआ सबसे बड़ा आक्रमण है। रशिया की संसद के स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोदिन ने दावा किया है कि यूक्रेन ने ही अपने सैनिकों को मार गिराया है। उनका कहना है कि इस हादसे में रूस के चालक दल के साथ 3 दूसरे लोग भी मारे गए हैं और रूस का एक स्पेशल मिलिट्री कमीशन इस घटना की जांच कर रहा है। इस घटना के आखिरी कुछ सेकंड का वीडियो सामने आया है, जिसमें दूर आसमान में उड़ रहा रूसी सेना का ट्रांसपोर्ट प्लेन अचानक तेजी से नीचे आता है। ये रूस का एल्यूशन 76 सैन्य परिवहन विमान है। इस विमान की लंबाई 164 फीट है और ये सामान से लेकर सैनिकों तक को लंबी दूरी तक ले जा सकता है। इसे काफी मजबूत विमान माना जाता है, इसलिए अचानक हुए क्रैश को लेकर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। रूसी सांसद आंद्रेई कार्पोलोव ने कहा है कि क्रैश हुए विमान से 3 मिसाइलें टकराई थी। दावा है कि ये मिसाइलें बिल्कुल वैसे ही थीं जैसी पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को दी थी। रूस के मुताबिक अमेरिका में बनी पैट्रियट मिसाइल या फिर जर्मनी में बनी IRIS-T मिसाइल से हमला किया गया है। ये दोनों ही मिसाइलें जमीन से आसमान में हमला कर सकती हैं, यानी हवा में उड़ते विमान को निशाना बना सकती हैं। पैट्रियट मिसाइल से 30 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक हमला किया जा सकता है, जबकि IRIS-T मिसाइल 25 किलोमीटर तक हवा में उड़ रहे लक्ष्य को निशाना बना सकती है। और यूक्रेन की सेना के पास इस समय ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। जिस जगह यह हादसा हुआ वो रूस यूक्रेन के संघर्ष वाले इलाके के करीब है, यानी सीमा पर मौजूद यूक्रेन की सेना आसानी से ये हमला कर सकती है। अब इस खबर के पीछे की कहानी समझिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विमान में यूक्रेन के 65 कैदी जल्द रिहा होने वाले थे। रूस यूक्रेन के बीच समझौता हो चुका था और इसके बदले यूक्रेन अपने कब्जे में मौजूद रूसी सैनिकों को छोड़ने वाला था। रूस यूक्रेन के बीच सैनिकों की अदला बदली यूक्रेन सीमा पर होने वाली थी, पर उससे पहले ही रूस के विमान पर हमला हो गया, जिसका आरोप यूक्रेन पर लगा है। तो क्या यूक्रेन ने गलती से अपने ही सैनिकों को उड़ा दिया है? अगर ये खबर सच साबित हुई तो ये दूसरा मौका है जब रूस की कैद में मौजूद यूक्रेन के सैनिकों को यूक्रेन की सेना ने ही मार गिराया। इससे पहले जुलाई 2022 में यूक्रेन ने रूस के येलेनोविका डिटेंशन सेंटर पर एक मिसाइल हमला किया था, जिसमें वहां कैद यूक्रेन के सैनिकों की मौत हो गई थी। करीब 2 साल से रूस और यूक्रेन एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध और तेज होता दिख रहा है। असल में अमेरिका की सरकार ने यूक्रेन के बदले इजरायल को दी जा रही मदद बढ़ा दी है, इसलिए यूक्रेन के मोर्चे पर रूस को बढ़त मिल गई है। रूस के हमले के सबूत एक दिन पहले यूक्रेन की सीमा में आए हैं। मंगलवार को रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के शहर खार्किव पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हुई है और पिछले 24 घंटे में खार्किव पर हुआ ये तीसरा मिसाइल हमला है। दावा है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस की सेना ने यूक्रेन के शहरों पर लगातार हमला करके दबाव बनाए रखा है। तो क्या यूक्रेन की सेना ने खार्किव के हमले का बदला लेने के लिए बेलगोरोड में विमान को मार गिराया? जंग के दौरान भारी अफरा तफरी मची होती है। अक्सर किसी सेना को ये पता नहीं होता कि आसमान में मौजूद विमान कौन है। ये संभव है कि यूक्रेन ने रूस का विमान देखते ही उसे टारगेट बना लिया। हालांकि इस हमले में यूक्रेन के और युद्धबंदियों की भी मौत हो सकती थी। जानकारी के मुताबिक पहले विमान में यूक्रेन के 65 युद्धबंदी सवार थे, जो क्रैश हो गया है, और दूसरे विमान पर 80 युद्धबंदी सवार थे और रूसी वायुसेना दूसरे विमान को यूक्रेन के मिसाइल हमले से बचाने में कामयाब रही। रूस की सीमा पर हमले की खबर तुरंत मॉस्को तक पहुंच गई। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता मीडिया के सामने आए।
हालांकि उन्होंने पुतिन को हमले की खबर मिलने की पुष्टि नहीं की, पर यह तय माना जा रहा है कि रूस इस हमले का बदला जरूर लेगा। रूस यूक्रेन संघर्ष 2022 से चल रहा है, तो क्या ये 2024 में यानी तीसरे साल भी जारी रहेगा? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। दावा है कि युद्ध खिंचेगा, लेकिन जल्द ही इसके खत्म होने की उम्मीद है। 2024 में दोनों देश अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, यानी लड़ाई की तैयारी में जुटे हैं, और यूक्रेन की सेना रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। तो क्या इसी रणनीति के तहत यूक्रेन ने रूस के विमान पर हमला किया? हालांकि अमेरिका से यूक्रेन को कम मदद मिल रही है, लेकिन बारूद की सप्लाई जारी है। मतलब ज़ेलेंस्की और पुतिन की सेना अभी जंग लड़ती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन के साथ इजराइल और हमास में भी जंग हो रही है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध को 3.5 महीने हो गए हैं। इस जंग में एक दिन के अंदर इजराइल को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। गाजा में एक बम धमाके में इजराइल के 21 सैनिक मारे गए हैं। गाजा युद्ध के दौरान अब तक इजराइल को एक दिन में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, और इसके बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। आसमान में उठ रहा ये धुएं का गुबार इजराइल हमास युद्ध के और भयानक रूप लेने का संकेत दे रहा है। गाजा में इजराइल के 1, 2 या 5 नहीं, बल्कि 21 सैनिक हमास के हमले में मारे गए। 3.5 महीने से हमास से जंग लड़ रहे इजराइल के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है। अब तक की जंग में इजराइल के एक साथ इतने सैनिक कभी नहीं मारे गए थे। इजराइल के सैनिकों पर यह हमला कब और कैसे हुआ, ये बेहद हैरान करने वाला है। इजराइल के सैनिक गाजा के खान यूनिस में हमास आतंकियों के 2 मकानों को ध्वस्त करने के लिए उसमें विस्फोटक लगा रहे थे। उसी दौरान हमास के एक आतंकी ने रॉकेट लॉन्चर से ग्रेनेड दाग दिया। इससे विस्फोटक में धमाका हो गया और दोनों बिल्डिंग गिर गईं। इस हमले में इजराइल के 21 सैनिक मलबे में दबकर मारे गए। हमास की ओर से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें हमास के आतंकी धमाके से पहले और बाद के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल के सैनिकों को मारने के लिए एक जाल बिछाया गया था। गाजा का खान यूनिस इलाका हमास आतंकियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ आतंकियों ने स्कूली इमारतों के करीब अपनी सुरंगें बना रखी हैं, जिन्हें इजराइल ने ढूंढ निकाला है। इजरायली सेना ने ऐसी सुरंगों का वीडियो भी जारी किया है। अपने 21 सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल की सेना ने अपने हथियारों के मुंह फिर से खोल दिए हैं, जिसका नतीजा है कि बीते 24 घंटे में अकेले गाजा के खान यूनिस में 100 से ज्यादा हमास के आतंकी मारे जा चुके हैं। इजराइल ने भले ही 21 के बदले 100 हमास आतंकियों को मार गिराया, लेकिन अभी भी उसका बदला पूरा नहीं हुआ है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमास से बंधकों को रिहा करने की अपील की है। हमास संयुक्त राष्ट्र की अपील सुनेगा या नहीं, लेकिन नेतन्याहू अपने 21 जवानों की मौत से बेहद गुस्से में हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने एक बार फिर युद्ध विराम की संभावना को खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने अपने सैनिकों को संदेश दिया है कि इस युद्ध को जीतने के अलावा इजराइल के पास और कोई विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं की भीड़ रामलला के दर्शन करने पहुंच रही है। अयोध्या में भीषण सर्दी का असर राम भक्तों की आस्था को जरा भी नहीं डिगा पाया है। मंगलवार को 5 लाख लोग राम मंदिर पहुंचे थे, जिसकी वजह से कुछ अव्यवस्था वहां पर देखने को मिली थी। अब ट्रस्ट की ओर से दर्शन का वक्त बढ़ा दिया गया है। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा है कि कोई भी वीवीआईपी 10 दिन पहले अयोध्या यात्रा की जानकारी दे। अपने रामलला को टाट से ठाट में देखने के लिए राम भक्त इस कदर उत्सुक हैं कि उन्हें बर्फीली सर्द हवाओं की परवाह नहीं है। दूसरे दिन भी राम मंदिर के द्वार पर सुबह 3 बजे से भक्तों की कतार लग गई थी। मौसम पर भक्तों की आस्था भारी पड़ी।
दार्जिलिंग से कब मतलब अब कब से इस लाइन में खड़े हो? कब? दिल्ली में रह के कल आए। अभी कब से लाइन में, कब से खड़े हो? लोग अब 4 बजे आ गए थे। 4 बजे सुबह से बिहार में आए हम। बिहार से आए? हाँ, 4 बजे खड़ा है। माता जी इतनी ठंड है, मुश्किल मतलब भेंट करना ना है। मैं सोनीपत से हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है अपने सनातन धर्म की जय होते हुए देखे। जय श्री राम। अयोध्या के चौक चौराहों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे देश की हर सड़क अयोध्या से जुड़ गई हो। पुणे से आए राम भक्तों की टोली ने अयोध्या नगरी को अपने शंखनाद से भक्तिमय कर दिया। 111 सदस्यों वाली इस टोली में 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक की बुजुर्ग महिलाएं शंख बजाने में निपुण हैं। रामलला के दर्शन कर इन्हें कैसा लगा, इन्होंने शंखनाद कर अयोध्या के लोगों को बताया। अद्भुत नजारा है। जितने लोग हैं सबके हाथ में एक एक शंख है और सब शंख ध्वनि से पूरे वातावरण को पवित्र कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इसमें 80 साल तक की महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी हैं और ये देखिए बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे शंख बजा रहे हैं। कहां से आए सर? हम पुणे महाराष्ट्र से आए हैं। हमारा केशव शंखनाद पथक है। ये पथक गेले 7-8 साल से शंख वादकों की एक टोली तैयार कर रहा है। इस राम उत्सव में केशव शंखनाद पथक ने सहभाग लिया, शंख बजाया। हम धन्य हो गए कि हमारे 7 पीढ़ियां याद रखेंगी जिन्होंने बलिदान दिया। अयोध्या में मंगलवार को करीब 5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए थे। मंगलवार को कुछ घंटों के लिए अव्यवस्था की स्थिति थी, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में भीड़ नियंत्रण को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आज तीसरी बार रामलला के वस्त्र बदले गए हैं। आज रामलला हरे और गुलाबी रंग के वस्त्रों में दिखाई दिए, जबकि 22 जनवरी को रामलला ने पीले वस्त्र धारण किए थे। हर दिन के हिसाब से रामलला अलग अलग रंगों के वस्त्र पहनेंगे, जिसे पहले ही निर्धारित कर लिया गया है। और कल यानी गुरुवार को रामलला पीले रंग के वस्त्रों में दिखाई देंगे। पाकिस्तान में 8 फरवरी को मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। लेकिन प्रचार के दौरान वहां जो हो रहा है वो किसी सियासी सर्कस से कम नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की पार्टी का चुनाव चिन्ह शेर है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता असली शेर ही रैली में ले आए। इस ड्रामेबाजी के बीच पाकिस्तान संकट के ऐसे भंवर में फंसा है जहां से बाहर निकलना बड़ी चुनौती है और प्रचार के दौरान भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। नवाज शरीफ का पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का सपना तो चकनाचूर हो गया, लेकिन चुनाव में पूरी दुनिया पाकिस्तान का सियासी सर्कस जरूर देख रही है। PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चुनावी रैली में कार्यकर्ता असली शेर लेकर पहुंच गए। ये रैली मंगलवार को लाहौर में थी। इसके लिए भाड़े की भीड़ भी जुटाई गई, लेकिन सर्कस तब शुरू हो गया जब रैली में ही पिंजरे में एक शेर लाया गया। पाकिस्तान के सबसे सीनियर राजनेताओं में शुमार नवाज शरीफ की मंगलवार को लाहौर में रैली थी। इस रैली में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक बार फिर मजाक बन गया। लाहौर की रैली में नवाज शरीफ के आने से पहले शेर लेकर कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए थे। जब पार्टी की फजीहत हो गई तो नवाज और मरियम दोनों की नींद खुली और फिर शुरू हुआ दिखावे और फटकार लगाने वाला खेल। मियां नवाज की हिदायत का कितना असर होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन 8 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले पाकिस्तान में चुनाव प्रचार जरूर रफ्तार पकड़ चुका है। प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे नवाज रैलियों में पाकिस्तान की कंगाली का रोना रोकर वोटों की भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान हर मोर्चे पर फेल है, इसकी चर्चा चुनाव में हर पार्टी कर रही है, लेकिन हालात कैसे सुधरेंगे इसका ब्लूप्रिंट किसी के पास नहीं है। नवाज शरीफ गुजरा जमाना याद दिलाकर चुनाव मैदान में है। इमरान खान जेल में है और प्रचार करना भी नसीब नहीं हो रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी के पास भी ऐसा कोई एजेंडा नहीं है जिससे वो पाकिस्तान को सुधार पाए।
इसीलिए सर्कस वाली सियासत में उलझे पाकिस्तान की समस्याओं के समाधान का रास्ता दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा। पाकिस्तान में आर्थिक तंगी के बीच ही चुनाव हो रहे हैं। चुनाव से पहले कड़ी शर्तों पर IMF ने कर्ज दिया है। दूसरी तरफ ईरान के साथ बढ़ी तल्खी भी खतरा बनी हुई है। वहीं चीन भी CPEC में देरी को लेकर भड़का हुआ है। चुनाव प्रचार के बीच पाकिस्तान में संकट लगातार गहरा रहा है। ऐसे में चीन की चेतावनी भी डराने वाली है। $60 अरब की चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर परियोजना यानी CPEC को लेकर चीन और पाकिस्तान में तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन ने पाकिस्तान सरकार और सेना प्रमुख को कड़ी चेतावनी जारी की है। चीन ने साफ किया है कि पाकिस्तान CPEC को लेकर किए गए अपने वादों को पूरा करे। चीन ने कहा कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए पाकिस्तान चीन का समर्थन करे। पाकिस्तान के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली नौबत आ चुकी है। इसीलिए मियां नवाज अब बदनसीबी का रोना रो रहे हैं। चुनावी रैलियों में देश के बेहतर भविष्य की चर्चा के बजाय रोना धोना हो रहा है। इतना ही नहीं, भाषण के दौरान ही नेताओं का सर्कस जनता का खूब मनोरंजन कर रहा है। कौन क्या बोलेगा, कब बोलेगा, कैसे बोलेगा, पाकिस्तान इसी सब में उलझा है। पाकिस्तान की जनता अपनी बेहाली पर आंसू बहा रही है और सियासी सर्कस में नवाज शरीफ का समोसे खाने वाला वीडियो भी सुर्खियां बटोर रहा है। नवाज शरीफ समोसे खा रहे हैं और इमरान के हिस्से में जेल की रोटी है। मगर पाकिस्तानी जनता को 2 वक्त की रोटी चैन से कब खाने को मिलेगी, ये बताने वाला कोई नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनावी सर्कस के नतीजे पाकिस्तान की किस्मत बदल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में अब एक ऐसी खबर जो आपकी सेहत से भी जुड़ी हुई है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य कर दिया है। प्रार्थना के समय सूर्य नमस्कार करवाने का आदेश जारी किया गया है। राजस्थान में 15 फरवरी को सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा। 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी है और इस दिन भजनलाल सरकार सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए स्कूलों को तैयारी करने का आदेश दिया गया है। सूर्य नमस्कार सेहत के लिए बहुत जरूरी है, बहुत फायदेमंद है। ये एक ऐसी दवा है जिसके लिए आपको डॉक्टर को पैसे नहीं देने पड़ते हैं, सिर्फ अपना कुछ समय देना होगा। आपको सूर्य नमस्कार के फायदे भी बताते हैं। शरीर की मांसपेशियों के लिए सूर्य नमस्कार फायदेमंद होता है। शारीरिक मुद्रा बेहतर होती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। अगर खुले में सूर्य के सामने ये किया जाए तो विटामिन D की कमी को भी दूर किया जाता है। मानसिक तनाव को कम करता है, दिल की मांसपेशियों को भी मजबूत रखता है, रक्त प्रवाह को अच्छा रखता है, वजन कम करने में भी ये मददगार होता है, फेफड़ों को मजबूत बनाता है, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। तो इस हिसाब से सूर्य नमस्कार युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। जी न्यूज़।